हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एएसएफ इंस्टीट्यूट। देखो, हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पार्ट 1 तो कर लिया है, तो अभी इसका पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। और पार्ट 1 में मतलब लगभग 70% इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया था और इसमें लगभग 30% इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बची हुई है। फिर उसके बाद इंट्रा पे चलेंगे। फिर उसके बाद कुछ उसमें स्पेशल फीचर्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लोरीन के भी रिस्पेक्ट में कहाँ कहाँ आती है, ठीक है, वो सब देखेंगे। और उसके बाद कब हमें, इस वाली वीडियो भी लास्ट में पता चलेगा कब हमें इंट्रा मॉलिक्यूलर को मोर फेवर कराना है, कब हमें इंटर मॉलिक्यूलर को मोर फेवर कराना है, ठीक है। और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जांपल लेके बताएंगे कि उसमें आप एसिडिटी चेक करते हो, कैसे एसिडिटी वेरी करती रहती है, ठीक। तो देखो, अभी तो हम पार्ट 2 चल रहे हैं। तो देखो, पार्ट 2 में इसका क्या था कि मैंने आपको पढ़ाया था कि आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट अगर ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, ये पढ़ाया था। फिर ध्यान देना, जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर हमेशा, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये बात ध्यान देना। और ये किसके लिए है ये ध्यान देना, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपका इंटर बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है कि अगर ज़्यादा हाइड्रोजन, ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये इंटरमॉलिक्यूलर सारा चल रहा है, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होता है। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई कहीं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बात ध्यान दे रहा ना, वो ये किस में है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, ठीक। तो अभी आगे बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे आएंगे कि भाई जिसमें हम बताएंगे, अभी इंट्रा पढ़ा दूंगा तब वहाँ कंपेयर करूंगा कि भाई कब आपको क्या कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिस्पेक्ट में बॉइलिंग पॉइंट देखना है, कब आपको वेपर प्रेशर देखना है इंटर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, बस इतना जाने रहो। बाकी जब ये खत्म हो जाएगा इंट्रा, तो वहाँ सारे एक साथ कंबाइन करके बताऊँगा कि आपको कैसे देखना है कि बॉइलिंग वेपर प्रेशर कब देखना है, कब आपको बॉइलिंग पॉइंट देखना है किसी चीज़ का, ठीक है। बस इतना जाने रहो कि ये किस में चल रहा है, ये सारा आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग चल रही है, ठीक है, ये होता है, ठीक। और देखो, और अब आता है आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि देखो, सबसे पहले जो भी किसी का बॉन्ड स्ट्रेंथ आता है, आपका प्राइमरी फैक्टर हमें चेक करना होता है। तो जब हम प्राइमरी फैक्टर चेक करेंगे तो पहले ही देखो, जैसे क्या होता है, ये वाला बॉन्ड क्या होता है आपका कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है। और ये वाला क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो आपको हमेशा आपको पता होना चाहिए। इसे मान लो इसको मान लिया आपको ए, और ये वाली बॉन्डिंग मान लिया बी, ठीक है, बी मान लिया। तो आपसे पूछूंगा, बताओ ए और बी में स्ट्रॉन्ग कौन है, तो भाई इसमें ओवरलैपिंग बेटर है, कोवैलेंट बॉन्डिंग है। तो हमेशा जो बॉन्ड स्ट्रेंथ आएगी आपकी ए की ऑलवेज ग्रेटर देन बी होगी, ध्यान दे लेना, ठीक है, बी होगी। अब फिर जो ये मैंने लिखा है इधर वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू लिखा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की लिखा हुआ है, किसकी कितनी ज़्यादा है कितनी कम है। तो अब देखो, आपको रटना नहीं है कि भाई किसका कितना ज़्यादा है किसका कितना कम है। मैं कुछ आपको क्या बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक्स कैसे आपको उनको याद करने होते हैं, ठीक है। बाई वैल्यू आपको हमें नहीं याद हो सकता है, ठीक है। कब तक आप याद रखोगे, मान लो भैया वीडियो देखे हो 2-3 दिन तो याद रहेगा, फिर बाद में भूल जाओगे। तो वो बस अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछेंगे तो ऑर्डर आपसे अरेंज करवाएंगे, ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपसे अरेंज करवाएंगे। देखो, अभी जितने चीज़ें यहाँ लिखा हुआ हूँ उसको मैं देखो इधर प्रूव करता हूँ। देखो, हमेशा कभी भी आपसे बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछे, मेन पहले आपका जो प्राइमरी फैक्टर होगा आप देखना, जैसे यहाँ डेल नेगेटिव होगा तो यहाँ डेल पॉजिटिव होगा, ठीक है। और OH देखो, 3 को एक साथ लेके चलते हैं, ठीक है, ऐसे 3 को एक साथ लेके चलते हैं। तो अगर मानता हूँ कि फ्लोरीन वाला 3 डेल नेगेटिव क्रिएट करता है तो ये 3 डेल पॉजिटिव क्रिएट करेगा, ठीक है, ठीक। और हाइड्रोजन वाला, ऑक्सीजन वाला डेल +2 पॉजिटिव क्रिएट करता है तो ये आपका डेल +2 पॉजिटिव डेल प्लस निगेटिव, इधर ये आपका ऑक्सीजन है डेल नेगेटिव, ठीक। इधर वाला डेल नेगेटिव क्वांटिटी देखो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए ज़्यादा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, तो डेल लिख दिया, ठीक है। तो इधर आपका डेल पॉजिटिव ऐसे लिख दिया, डेल पॉजिटिव लिख दिया, ठीक। तो अब हमें कैसे पता चलेगा भाई कौन सा बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। फिर अब ध्यान से देखना कि अब अगर मैं मान लो यहाँ लगा देता हूँ फ्लोरीन, ठीक है, यहाँ लगा देता हूँ नाइट्रोजन और यहाँ लगा देता हूँ ऑक्सीजन। देखो, पहले आपका प्राइमरी फैक्टर क्या था, प्राइमरी फैक्टर था पार्शियल चार्ज डेवलप करना, उसके बाद सारी चीज़ें आपको देखनी होती है। तो इसमें देखो डेल पॉजिटिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अब इसके बाद देखना, इसके बाद देखो, मान लो इसमें है
इसमें भाई किसकी बॉन्ड डिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो अब देखोगे दोनों में सेम क्वांटिटी में पार्शियल चार्ज डेवलप हुआ है कोवैलेंट बॉन्डिंग पे, तो ये आपका प्राइमरी फैक्टर होगा। यहीं से हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है, इसमें ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, इसमें ज़्यादा क्या कहते हैं पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इसके हाइड्रोजन पे, तो इसलिए इसकी बॉन्ड डिस्टेंस ज़्यादा हो गई। ठीक है, वो आप देख रहे हो 161.5 किलो जूल पर मोल है। ठीक, अब इसमें किसका ज़्यादा होगा। अब बात आता है भाई, ऐसे तो हम को कोवैलेंट बॉन्ड से तो डिफरेंशिएट कर नहीं सकते, फिर चेक करते हैं कि भाई किसकी डोनेटिंग टेंडेंसी बेटर है, किसकी डोनेटिंग टेंडेंसी बेटर है, क्योंकि अगर बॉन्ड बनाएगा तो भाई डोनेटिंग टेंडेंसी होगी। ठीक है, डोनेटिंग टेंडेंसी किसकी ज़्यादा है, बॉन्ड अगर हल्का सा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ लोन पेयर होगा, तो बेटर डोनेटिंग टेंडेंसी किसकी है, इसकी है। तो ये हल्का सा अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो इसकी बेटर डोनेटिंग टेंडेंसी है। ठीक है, या ऐसे कह सकते हो कि भाई ये आपका क्या है, बेटर डोनेटिंग टेंडेंसी है, इसलिए क्या हो रहा है, ये यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थोड़ा फास्ट दे देगा, थोड़ा फास्ट अटैक करेगा हाइड्रोजन पे। तो मतलब बॉन्ड डिस्टेंस इसकी इसलिए थोड़ी सी, अगर मान लो इसकी ए है, इसकी बी है और इसकी सी है, तो ऑर्डर में कौन सा आएगा, ए बी और सी। ध्यान देना, सबसे पहले प्राइमरी फैक्टर आपको डिफरेंशिएट करना है। प्राइमरी फैक्टर से कहाँ क्या डिफरेंशिएट करोगे, पहले आपको कोवैलेंट बॉन्ड पे, क्योंकि क्या है कि ये आपका ओवर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्या है शेयर हुए, कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन शेयर होकर चलता है, तो ये इस पे पार्शियल चार्ज डेवलप कराओगे, वो आपका हमेशा मेजर फैक्टर होगा। अगर फिर पहले इसमें डेवलप कराए, अब देखो भाई इसमें सेम हो गया, फिर आप जाओगे सेकेंडरी फैक्टर पे। सेकेंडरी फैक्टर क्या बोलता है, भाई आपके पास ऑक्सीजन है, बेटर डोनेटिंग टेंडेंसी किसकी होती है, नाइट्रोजन की, क्योंकि अच्छा बेस है तो वो अच्छा बॉन्ड बनाएगा इसके साथ। तो इसलिए ध्यान देना कि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सी की लेस होगी और बी की ज़्यादा होगी। ठीक है, ये एग्जैक्टली विकिपीडिया पे दिया हुआ है ये डाटा। ठीक है, विकिपीडिया पे दिया हुआ है, वहाँ रेफरेंस है, अगर आप देखना चाहो तो वहाँ चेक कर लेना। ठीक है, तो ये डाटा दिया हुआ है। अब देखो, अगर मैं इसको रफ कर दूँ यहाँ से, ध्यान देना। ठीक, अब देखो जैसे कि मान लो मेरे पास N ये आ गया, ऐसे ही ये देखो NH आ गया और NH आ गया। अब इसके साथ अब देखो आप खुद ही बता दोगे, ये नाइट्रोजन लगा है, ये ऑक्सीजन लगा है। अब देखो किसकी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ, किसकी ज़्यादा है बॉन्ड स्ट्रेंथ। देखो पहले तो मान लो इस पर भाई डेल नेगेटिव क्रिएट हुआ, इस पर डेल पॉजिटिव, इस पे डेल नेगेटिव, इस पे डेल पॉजिटिव क्रिएट हुआ। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब बेटर डोनेटिंग टेंडेंसी किसका होता है, बेटर डोनेटिंग टेंडेंसी आपका नाइट्रोजन का होगा, क्योंकि भाई बेटर क्या कहते हैं बेस है, तो बेटर डोनेटिंग टेंडेंसी इसकी होगी, तो इसका बॉन्ड डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये बात ध्यान दिए रहना। तो इसलिए अगर ए मानो इसको और इसको बी मानो, किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ए की आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी एज कंपेयर आपकी बी से। ठीक है, ये आपका हो गया। देखो अब फिर ध्यान दिए रहना कि जब अब आता है H3O+, ये सबसे ज़्यादा, इसलिए मैं इसको लास्ट में बता रहा हूँ। तो यहाँ ध्यान दे रहना H3O+ का कैसे लिखते हैं। H3O+ को अगर मैं लिखूँ, ठीक है, ठीक है, इस पे हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान देना ना, इसका जो आपका ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड स्ट्रेंथ बनता है, ये ऑक्सीजन अगर अटैच कर रहा हूँ, तो ध्यान देना ये क्या होता है कि इन सब से तो वीक होता है, इन सब से तो वीक होता है, जैसे इन सब से वीक होता है, केवल ये ज़्यादा होता है किसके साथ, N वाले के साथ। ध्यान देना कभी भी H3O+ आएगा तो OH, अगर कहीं OH ऐसे बॉन्ड बन रहा होगा तो उनसे हमेशा क्या होगा, उनसे हमेशा क्या कहते हैं कम होगा। लेकिन जब कभी भी NH टाइप का कुछ भी आ जाए, NH अटैच हो, NH से फ्लोरीन NH से आपका फ्लोरीन, ये H अटैच हो, ऐसे अटैच हो, और NH से आपका कुछ भी फ्लोरीन अटैच हो, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा हो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा हो, नाइट्रोजन, उन सब से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, और हाइड्रोजन नॉर्मल वाले जो OH बॉन्ड होंगे उनसे ये वीक, ये इतना जाने रहना। ठीक है, ये बातें देखो, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है सारी। ठीक है, पर मोल लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, आपको दिख भी रहा होगा क्या कैसे चीज़ें हैं। तो ये हमेशा ध्यान दिए रहना भाई क्या क्या बातें हो रही है HD मतलब इसे बॉन्ड स्ट्रेंथ में। ठीक है, अब देखो जैसे कि मान लो कि आपसे पूछ ले कि भाई आपके पास अमोनिया है, और पहला आपका आ गया अमोनिया, और उसके साथ में आपका यहाँ आपके पास ऐसे दिखा दिया वाटर। अब आपसे बोल दिया कि भाई बी आपके पास अमोनिया है, आपके पास HF हो गया। ठीक है, HF हो गया। तीसरा मान लो आपके पास वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, और डी आपका ऐसे बोल दिया वाटर हो गया और HF हो गया। तो आपसे पूछेगा कि बताओ क्या कहते हैं आप इसमें
स्ट्रेंथ का, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगाओ। तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगाने के लिए हम किसी एक को रिस्पेक्टिव मान के चलते हैं। चलो हम इधर वाले को एक रिस्पेक्टिव मान के चलते हैं, ठीक है। देखो इधर वाले को रिस्पेक्टिव अगर मान के चलते हैं तो पहले देखो, पहले ये सिलेक्ट करना होता है कि भाई सबसे ज़्यादा चार्ज कौन डेवलप कर पाएगा। देखो H2O में और इसमें अमोनिया में कौन, जैसे मान लो कि अगर मैं ऐसे मान रहा हूँ NH ऑक्सीजन, यहाँ आपके पास ये फ्लोरीन, ठीक है, ऐसे दे दिया, ठीक है। और यहाँ से मैं ये OH और N लिख दिया, ठीक है, और OH आपका F लिख दिया, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके बीच में होगी, ठीक है, इनके बीच में होगा तो भाई बेटर कौन सा होगा, ऐसे लिखिए। क्वेश्चन हमेशा देगा इस फॉर्म में, ठीक है, ऐसे इस फॉर्म में अगर देगा, कभी भी इस फॉर्म में देगा, ठीक है, इस फॉर्म में देगा तो आपसे मान लो चाहे इस फॉर्म में दे चाहे इस फॉर्म में, आप कन्वर्ट करा सकते हो किसी को, ठीक है। तो मान लो अगर इस फॉर्म में दिए तो आप देखो, आप पहले सबसे प्राइमरी फैक्टर क्या होगा भाई, ये इस पर डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव, इस पर डेल पॉजिटिव डेल पॉजिटिव, इस पर डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ऐसे डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। अब ज़्यादा पहले प्राइमरी फैक्टर कौन देखते हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग में भाई इस हाइड्रोजन के पास ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड स्ट्रेंथ एज कंपेयर ए और बी से ज़्यादा होगी सी डी की। तो सी कॉमा डी की ज़्यादा होगी ए कॉमा बी से, ठीक। इनमें ज़्यादा कौन सी होगी, बेटर कौन सा होगा, ये इसका डोनेटिव टेंडेंसी बेटर है, तो आपका बताओ सी ज़्यादा हो जाएगा आपके डी से। फिर उसके बाद देखो वही पीछे भाई इसमें है दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो आपका O जो होता है एज कंपेयर फ्लोरीन से मोर डोनेटिंग टेंडेंसी शो करता है। तो आपका यहाँ से हो गया A और फिर एट लास्ट आपका हुआ B। तो ये आपका आंसर आ गया बॉन्ड स्ट्रेंथ का। तो ये ध्यान दे रहना कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ बताओ, तो ये ध्यान दे रहना, ये बातें यहाँ से ही ऐसे कंपेयर करा सकते हो आप इनको, ठीक। देखो अब आता है सरफेस टेंशन। टेंशन क्या होता है कि जिसका जितना ज़्यादा क्या कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जितना ज़्यादा जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको सरफेस टेंशन उतना ज़्यादा होता है। जैसे कि आप देखो डीएनए देखते हो तो उनको डबल हेलिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या होता है कि वो सरफेस टेंशन ज़्यादा होती है एज कंपेयर आपके नॉर्मल क्या कहते हैं प्रोटीन्स वगैरह से। प्रोटीन्स में होती हैं, ऐसे नहीं होता उन्हीं सब में है, बस अगर जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उनका सरफेस टेंशन आपका ज़्यादा रहता है। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल जैसे ग्लूकोज वगैरह आते हैं, ठीक है, ग्लूकोज वगैरह सेलुलोज वगैरह में क्या कहते हैं सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है, क्योंकि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती हैं सारी चीज़ें उसकी, ठीक। तो सरफेस टेंशन ये था। और अब आगे आते हैं विस्कोसिटी। देखो विस्कोसिटी भी क्या होता है, विस्कोसिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, ठीक है। और आपका जो सरफेस टेंशन होता है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। तो अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे पता करोगे, जैसे मान लो आपके पास ये हो, देखो ये हो आपके पास एक डाई ऑल हो, आपके पास एक ट्राई ऑल हो, अब बताओ, आपसे बोलूँ कि बताओ मोर विस्कस कौन होगा, भाई ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें मिलेगी, ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये सब किसके लिए बोल रही है, सब इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, पर उतना इसमें क्या हो रहा है, दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। भाई हाइड्रोजन यहाँ से अटैच हो सकता है, हाइड्रोजन यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है, ठीक है। इसमें देखो यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है, ऑक्सीजन दिखा रहा हूँ, ठीक है। और अंडरस्टूड है कि भाई हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। इसीलिए क्या होता है भाई इसमें ज़्यादा है तो इसलिए इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा, इसकी ज़्यादा, सबसे कम इसकी आ सकती है, ठीक। तो ये ध्यान देना कि भाई विस्कोसिटी भी कभी कभी क्वेश्चन आए तो ऐसे अटेम्प्ट, ठीक। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे सेलेक्ट करते हैं, अब देखो जैसे कि आपके पास देखो, जैसे मान लो अब मैं आपसे बोल दिया कि मेरे पास H3PO4 है, H4 है, और मेरे पास HNO3 है, और मेरे पास HCl है। तो आपसे बोलूँ कि चलो इसे विस्कोसिटी का ऑर्डर लगाओ, तो विस्कोसिटी का ऑर्डर लगाने के लिए आप देखोगे भाई कितना ज़्यादा किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट ज़्यादा है, ठीक है, मतलब कितना ज़्यादा किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रहा है। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर बनाओगे। तो इनका आप स्ट्रक्चर बनाए ऐसे ऐसे और ऐसे, और H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाया आपने ऐसे, आपने बनाया ऐसे, ठीक है। और HNO3 का आपने बना दिया ऐसे, ठीक है। और HCl का बना दिया ऐसे,
ठीक है, बहुत लेस अमाउंट में HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, एकदम निगलेक्ट के बराबर। ठीक है, केवल अभी एक केस आएगा इंट्रामॉलिक्यूलर में जहाँ क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, वही एक दो एग्जाम्पल इन नोन है बस। ठीक है, देखो बाकी और जनरली उनको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मत काउंट कराना। ठीक, अब देखो क्या है कि देखो अब इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ शो कर सकता है भाई, यहाँ ऑक्सीजन हो सकता है, यहाँ से ऑक्सीजन से अटैच हो सकता है, यहाँ देखो ऑक्सीजन से अटैच हो सकता है, यहाँ देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है, यहाँ देखो ये वाला ये इतना हो गया, और ये वाला देखो कितना शो कर सकता है, देखो यहाँ ऐसे, फिर उसके बाद फिर ये देखो हाइड्रोजन, यहाँ देखो हाइड्रोजन, यहाँ देखो ऐसे हाइड्रोजन। अब यहाँ देखो क्या है कि ऑक्सीजन से कितना शो कर रहा है, ये देखो ये हो गए। अब आपके पास ये कितने शो कर सकते हैं, देखो एक यहाँ शो कर सकता है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो यहाँ शो कर सकता है। ठीक, और ये देखो एक हल्का सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ से शो कर सकता है ये, और यहाँ से शो कर सकता है ये। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन से। ठीक है, लेकिन आप देखो कि बेटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये वाले शो करते हैं। ठीक, बेटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो ये वाले शो कर रहे हैं। ठीक, और आपका देखो कि इसमें देखो ये एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ शो कर सकता है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ, और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ। ठीक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ शो कर रहा है। तो अब आप देखो कि भाई इस ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में आ रही है, इसमें मान लो अगर एक ऑक्सीजन से भी अगर जोड़ दिया, यहाँ एक ऑक्सीजन से भी अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ले लिया। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ले लिया, देखो ये OH है, अगर ये हल्का सा ऑक्सीजन से ले लिया, तो आप देखो इसमें कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 आ रहे हैं। इसमें देखो कितने आ रहे हैं आपके, 1 2 और 3 4 5 6 आ रहे हैं, 6 हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रहे हैं। ठीक है, इसमें 7 आ रहे हैं आपके, इसमें 6 आ रहे हैं। इसमें देखो कितने, अगर आप देखा जाए तो यहाँ से मान लो ऑक्सीजन से अटैच हो गया, तो इसमें देखो 4 आ रहे हैं। और इसमें देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो आ ही नहीं सकती, बहुत लेस अमाउंट, बहुत लेस होती है, इसको जीरो ही निगलेक्ट काउंट करके चलते हैं। ठीक, तो अब ज़्यादा विस्कस कौन होगा, इसीलिए क्या होता है कि आपका H3PO4 जो सॉल्यूशन में होता है ज़्यादा विस्कस होता है एज कम्पेयर H2SO4 से। ठीक है, और आपका नाइट्रिक एसिड वो आपका लेस विस्कस होता है आपका H2SO4 से, और HNO3 से भी लेस। तो देखो विस्कोसिटी पढ़ा रहा था, तो विस्कोसिटी क्या होती है कि विस्कोसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। विस्कोसिटी मतलब क्या होता है, गाढ़ापन। ठीक है, जैसे आपका हनी होता है और वाटर होता है, तो आपका हनी जो होता है वो मोर विस्कस होता है आपके वाटर से। ठीक है, तो विस्कोसिटी को ऐसे चेक किया जाता है कि भाई किस में ज़्यादा विस्कस है चीज़ें। ठीक, तो अब देखो क्या है कि विस्कोसिटी, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मेरे पास ये आपके पास CH3OH है। ठीक है, और आपके मेरे पास ऐसे यहाँ CH2OH हो। ठीक है, और मेरे पास CH2OH हो। ठीक, और आप मान लो मेरे पास यहाँ ऐसे CH3OH हो, और आपका CHOH हो, CH2OH हो। ठीक है, तो आपसे पूछूं बताओ मोर विस्कस कौन होगा, इसमें ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। देखो इसमें क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, और यहाँ एक हाइड्रोजन की तरफ से अगर ये होगा, इसमें एक यहाँ से एक यहाँ से, इसमें एक यहाँ से एक यहाँ से, इसमें देखो यहाँ से यहाँ से, यहाँ से यहाँ से, और यहाँ से यहाँ से। तो देखो इसमें 6 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें देखो 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें देखो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो आपका मोर विस्कस कौन हो सकता है, जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, तो वो आपका मोर विस्कस है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि ये आपका मोर विस्कस है, ये आपका ये वाला लेस विस्कस है इससे, और इससे भी लेस विस्कस आपका ये है। ठीक है, तो विस्कोसिटी का ये कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक, देखो अब देखो कि अगर मान लो मैं आपसे पूछ लूँ कि मेरे पास है H3PO4 हो। ठीक है, और मेरे पास H2SO4 हो, और मेरे पास HNO3 हो, और मेरे पास मान लो HCl हो, तो इसमें से पूछ ले आपसे बताओ विस्कोसिटी का ऑर्डर लगाओ कौन ज़्यादा विस्कस होगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इन सब का स्ट्रक्चर बनाओगे, इन सब का स्ट्रक्चर बनाओगे। देखो इन सब का स्ट्रक्चर ऐसे, ये और ये हो गया HCl। ठीक है, HCl होता है। ठीक, तो अब देखो आप किसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगा। देखो इसमें क्या होगा, एक यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक ऑक्सीजन से पहले तो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लिया। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, ऑक्सीजन जो होगा वो यहाँ से। अब इसमें देखो क्या हो सकता है, इसमें देखो एक ऑक्सीजन से यहाँ हाइड्रोजन अटैच होगा, हाइड्रोजन, और यहाँ ऑक्सीजन से हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन से हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन से भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। तो ये यहाँ से ये और यहाँ से एक ये। ठीक है, ये हो गया।
अब उसके बाद देखो ध्यान से देखना, यहाँ क्या होता है, अब यहाँ आपके पास एक ये हो सकता है और ऑक्सीजन से एक ये और एक ये शो कर सकता है, ठीक। इसमें क्या हो सकता है, एक यहाँ से ये शो कर सकता है। तो अब इसमें तो भाई बहुत निगलेक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मतलब बहुत लेस होती है, कि अभी लास्ट में पढ़ाऊंगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कहाँ कोल्ड्रेन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है, ठीक है। बस वही एक दो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें क्या कहते हैं कोल्ड्रेन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग काउंट की जाती है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा काउंट नहीं की जाती, एकदम निगलेक्ट के बराबर होती है, ठीक। तो अब देखो इसमें, आप देखो इसमें काउंट करो कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके पास आ रहे हैं। देखो इसमें काउंट करोगे तो आप देखो कि यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रहे हैं, और इसमें देखो 6 हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रहे हैं, ठीक है 6। इसमें देखो कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रहे हैं, 4। इसमें कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, ठीक है। इसमें तो बहुत निगलेक्ट है। तो अब जिसमें जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वो ज़्यादा आपका विस्कस होगा, इसलिए क्या होगा कि ये आपका मोर विस्कस होगा, ये आपका लेस विस्कस होगा, ये इससे लेस विस्कस ये होगा। तो ये विस्कोसिटी का ऑर्डर था, ठीक है। तो इसीलिए कभी कभी बस पूछ लेता है, ठीक है, जस्ट एक नंबर में क्वेश्चन आ गया कि बताओ विस्कोसिटी का ऑर्डर बताओ। तो ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आप डिफ्रेंशिएट करके विस्कोसिटी की ऑर्डर निकाल सकते हो। जैसे कि मान लो कि अगर एग्जामिनर आपसे, मतलब कोई आपका प्रैक्टिकल टीचर हो, वो आपसे पूछे, आपको बोल दे कि ये 3 बीकर रखा हुआ है और सब पे इक्वल लेवल में मैं लिक्विड भर दिया हूँ, इक्वल लेवल में लिक्विड भर दिया हूँ, और ये मान लेता हूँ ये बीकर ए और ये बीकर बी है और ये बीकर सी है, ठीक है। ये बीकर ए है, ये बीकर बी है, बीकर सी है, और आपको बस बता दिया कि कोई इसमें से H2SO4 है, इसमें से कोई H3PO4 है और कोई इसमें HCl है। अब आपको बताना है कि कौन से बीकर में H3PO4 है, कौन से बीकर में आपका H2SO4 है, कौन से बीकर में आपका HCl है, और आपको एक्सपेरिमेंट करके बताना है, ठीक। ऐसे फिजिकली एक्सपेरिमेंट करके बताना है, कोई आपको केमिकल रिएक्शन नहीं करनी है। तो और क्या कहते हैं ना, आपको क्या कहते हैं उसमें कोई एक्स्ट्रा क्या कहते हैं केमिकल ऐड कर सकते हो, मतलब बाई फिजिकल आपको क्या कहते हैं जो भी इसमें वर्क करना है आपको फिजिकल वर्क करके आपको बताना है कि भाई। तो आप क्या करोगे, देखो इसमें आप क्या करोगे, एक आप क्या करोगे, आयरन की एक क्या कहते हैं बॉल लोगे, उसको क्या करोगे, इस यहाँ सरफेस पॉइंट पे आप उसको यहाँ से ड्रॉप करोगे। मान लो यहाँ सरफेस पॉइंट से इसको मैंने डाल दिया। तो अब क्या होगा, कुछ टाइम मान लो अगर ये टाइम यहाँ से यहाँ आने में T1 लगा रहा है, एकदम बॉटम तक आना है, यहाँ बॉटम तक आने में ये टाइम T2 लगा रहा है, और मान लो बॉटम तक आने में ये वाला टाइम T3 लगा रहा है। तो अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे, मान लो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई T1 सबसे ज़्यादा समय ले रहा है, T2 उससे कम समय ले रहा है, और T3 सबसे कम समय में नीचे चला आ रहा है। तो भाई आप ध्यान दो, जो सबसे कम समय में सबसे जल्दी नीचे चला आएगा, मतलब उसमें क्या है, विस्कोसिटी कम है, मतलब विस्कोसिटी उसकी कम होगी, मतलब उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी। उसको रोकने के लिए बीच में ज़्यादा लोग नहीं बैठे पड़े हैं, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स नहीं उसको क्या कहते हैं उसको रोक रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे मान लो आ रहा होगा भाई, बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो रोकेगा, अगर उतना इफेक्टिव नहीं होगी तो नहीं रोक पाएगा। तो अगर जल्दी से नीचे आ गया तो मतलब उतना ज़्यादा विस्कस नहीं है, इसलिए आप बता सकते हो कि सर ये वाला टाइम मान लो ये टाइम आपका, ये T1 मान लो 20 सेकंड लग रहा है, और ये मान लो T2 15 सेकंड लग रहा हो, और ये मान लो T3 10 सेकंड लग रहा है नीचे बॉटम तक आने में। तो आप बता दोगे सर 10 सेकंड लग रहा है, जल्दी से नीचे आ रहा है, मतलब कम विस्कस है। तो ये मतलब इसमें मेरा HCl है, ठीक है, और इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो सर इसमें मेरे आपका H2SO4 होगा, और इस वाले बीकर में मेरा H3PO4 होगा। तो ये अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया। तो इस तरीके से हम आप डिफ्रेंशिएट करते हो बाई फिजिकल, विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन। बाई फिजिकल आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि भाई कौन सा आपका ज़्यादा विस्कोस है, कौन सा आपका लेस विस्कोस है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, देखो आगे चलते हैं। अब देखो ये जितनी भी बातें थी वो आपकी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म हो गई, ठीक। अब भाई थोड़ा सा पार्ट बचा है, जब ये इंट्रामॉलिक्यूलर खत्म होगा तो उसमें ही बताएंगे कि भाई कब आपको क्या कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर देखना है, कब आपको इंटरमॉलिक्यूलर डोमिनेट कर जाता है इंट्रा पे, ठीक है, कब इंट्रा आपका डोमिनेट करता है इंटर पे। तो अब देखो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है कि अब इंटरमॉलिक्यूलर मतलब किसी, मान लो अगर वैसे बताया था मैं आपको कि भाई कोई ए मॉलिक्यूल है वो बी से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है, ए मॉलिक्यूल है ए से शो कर सकता है। ये तो आपका इंटरमॉलिक्यूलर था। लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या आता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन मॉलिक्यूल्स होते हैं, अभी आपको बहुत सारी एग्जांपल दिखाऊंगा, ठीक है। तो उनमें क्या होता है कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक।
अब देखो जैसे क्या होता है कि अब आता है बॉइलिंग पॉइंट। भाई बॉइलिंग पॉइंट अगर आप किसका ज़्यादा होगा, अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास एक ये हो, एक ऑर्थो वाला कंपाउंड हो, एक इसी का पैरा डेरिवेटिव हो, तो बताओ किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। देखो किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। तो अब देखो बॉइलिंग पॉइंट जानने के लिए ध्यान देना, इसमें देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अगर ये इसमें देखो यहाँ से कभी भी हमेशा जितनी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करी जाती हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, वो सब ऑर्थो के रिस्पेक्ट में होती हैं। ध्यान देना ये पोजीशन आपकी ऑर्थो पोजीशन होती है और ये वाली पोजीशन आपकी पैरा वाली पोजीशन होती है। तो हमें ऑर्थो पे चेक करना, कभी पैरा एंड मेटा पे मत चेक करते रहना, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है वो इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं। मतलब मेटा पे तो बहुत लेस होती ही नहीं, ठीक है। पैरा में तो कभी भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही नहीं सकती। तो पैरा में कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगी, पैरा या क्या कहते हैं मेटा में अगर शो करना हो तो वो हमेशा क्या कौन से शो करेंगी, आपकी क्या कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें आपकी है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसमें कौन सा होगा, इसमें वाले देखो अगर मैं इसको बनाऊं इसको ऐसे, तो अगर मैं इसको बनाऊं तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, ये आपका OH हो गया और यहां से ये देखो हो गया। ऐसे बहुत सारे आगे मॉलिक्यूल जुड़े होंगे। तो अब बताओ कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, आपका इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या इंटरमॉलिक्यूलर का। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या है, किसी चीज़ को आप लिक्विड से इवेपोरेट करा कर गैसियस में ले जाते हो। तो अब देखो क्या है कि इंट्रा और इंटर में देखना, ये है आपका ये इंटरमॉलिक्यूलर है, इंटर है। तो अब क्या है कि इसमें क्या है कि ये देखो मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को पकड़ के बैठे पड़े हैं। तो आपको क्या होना पड़ेगा, अगर आप इसको इवेपोरेट करा रहे हो तो इनके बीच का बॉन्ड को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। और ऊपर से क्या है, दो मॉलिक्यूल हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि आपका मॉलिक्यूलर मास से भी डिपेंड करता है। तो आप एक तरीके से देखो दो मॉलिक्यूल हैं तो इनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हो गया एज कंपेयर इनसे, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल फॉर्म में है, ठीक है। ये क्या है, आपके दो फॉर्म की यूनिट बना के रखे हैं, ट्रिपल यूनिट बना के रखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए जस्ट मैं मान लेता हूं कि भाई दो के बीच में ये इंटरमॉलिक्यूलर हो रही है, तो ये दो यूनिट है और ये क्या है, एक सिंगल यूनिट है। तो दो यूनिट का आपका क्या हुआ, मॉलिक्यूलर मास भी ज़्यादा हो गया। और देखो इंटरमॉलिक्यूलर में क्या होता है कि भाई आप उसको ब्रेक करते हो, तो अगर आपको ब्रेक करना है तो दो लोग आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जुड़े हैं, तो आपको ज़्यादा क्या कहते हैं टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको लिक्विड से वेपर में बनाने के लिए। तो ये हमेशा ध्यान देना कि जब हमेशा क्या होता है इंट्रामॉलिक्यूलर की बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इंट्रा की बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और इंटर का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट हमेशा आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ये रीजन होता है, ठीक है। क्योंकि इनमें क्या होता है आपस में ही है, ठीक है, एक ही यूनिट है, ठीक है। इनमें क्या होता है कि आपको पहले तोड़ना है, ठीक है। ये बॉन्ड आपको दो यूनिट के बॉन्ड को आपको तोड़ना है और मॉलिक्यूलर मास भी इंक्रीज हो गया, नहीं इंक्रीज हो गया, दो यूनिट में आ गया है, तो ठीक है। तो ये रीजन होता है कि आपका क्या कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर आपका लेस बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है और आपका इंटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ये रीजन है, ठीक। अब देखो जैसे कि आ गया, ठीक। अब आता है एचडी की स्ट्रेंथ, ठीक। अब ऐसे आप इसमें डिफ्रेंशिएट कर लेना, जिसमें भी कहीं भी आपको इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल जाए, वो बहुत सारे एग्जांपल आप देखना बुक्स में अगर दिए हैं। अगर इंट्रा पहचानना होता है और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा तो वो हमेशा इंट्रा आपके ऑर्थो पोजीशन पर वर्क करेगा, ठीक है। ये ऑर्थो पोजीशन पे हमेशा इंट्रा आपका वर्क करेगा और मेटा और पैरा पे हमेशा इंटर वर्क करेगा, ठीक है, हमेशा आपका इंटर वर्क करेगा, ये बात ध्यान दे रहना, ठीक। अब देखो कि आता है एचडी की स्ट्रेंथ। भाई एचडी की स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होती है, जैसे मान लो कि मैं आपको दूँ यहाँ से, ये एक आपका यहाँ बना दिया,
ठीक है, और एक आपको मैं फिनॉल बना दिया ऐसे। अब आपके पास है ए, बी एंड सी। किसका आपका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा? देखो एसिडिक स्ट्रेंथ पहले तो ये देखा जाता है कि भाई जो आपका देखो सब में कॉमन हाइड्रोजन कौन सा है? ये वाला हाइड्रोजन कॉमन है यहाँ यही, ठीक है। किसी कोई जो चीज़ कॉमन होती है उसी के मतलब जो चीज़ तीनों में एक कंपेयर कर सकते हो, उसी को आप उसी वही वाले हाइड्रोजन को निकालोगे, उनसे आप इसका एसिडिटी कैरेक्टर चेक करोगे। तो अगर आप देखो कि अब आपको देखना है कि आपके लिए जल्दी एक्सेसिबल हाइड्रोजन कौन सा है जो जल्दी निकल जाए। भाई जो जल्दी हाइड्रोजन दे देगा वो आपका ज़्यादा एसिडिक है। तो आप देखो यहाँ वाला ध्यान से देखना, यहाँ वाला हाइड्रोजन हल्का सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अगर देखा जाए तो ये अगर मैं इसको ऐसे बना दूँ यहाँ से, ये ऐसे और डबल बॉन्ड O और H। अब देखो ये इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रखा है कि नहीं बन रखा है? हल्का सा, ठीक, ये हल्का सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रखा है। देखा जाए तो अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं, ऐसे O, ठीक है, बन रहा है। तो इसमें देखो कितने में बॉन्डिंग बन रही है, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 मेंबर रिंग बन रही है। तो इसीलिए क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है ऑर्थो पोजीशन पे, क्योंकि क्या होता है 6 मेंबर रिंग ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है, वो 6 मेंबर रिंग ट्रांजिशन स्टेट टाइप बनता है। इसलिए क्या होता है कि वो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, इसीलिए ऑर्थो पोजीशन पे हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो 6 मेंबर रिंग आपका एक बनाता हो। 6 मेंबर रिंग जनरली स्टेबल होती है, कहीं अगर 6 बन रहा हो, कहीं 5 बन रहा हो, ठीक है, वो सब ऑर्थो पे ही पॉसिबल है, ठीक। अब इनमें क्या होगा, देखो हाइड्रोजन हल्का सा फंसा हुआ है, लेकिन यहाँ देखो क्या है ये। तो अब आपसे पूछूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ किसका ज़्यादा होगा, तो भले देखो हाइड्रोजन फंसा हुआ है, लेकिन अगर इनके और ए और बी में कंपेयर करें कि ज़्यादा जल्दी आपको हाइड्रोजन कौन निकल जाएगा, तो सबसे जल्दी उसका तो फंसा पड़ा है, इसका मतलब बी का लेस होगा और ए का जल्दी निकल जाएगा। तो ये एसिडिक ऑर्डर आ गया। अब बताओ सी कहाँ रखना होगा। देखो सी में अगर मैं बताओ तीनों को हाइड्रोजन निकाल दिया, ध्यान देते रहना, तीनों का हाइड्रोजन अगर मैं यहाँ से निकाल दिया, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से निकाल दिया, अब इनका जो एनायन बन रहा है कंजुगेट एनायन, वो देखो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, स्टेरा फैक्टर मिल रहा है आपका एल्डिहाइड वाले का, यहाँ से ये और यहाँ से ये स्टेरा फैक्टर मिल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो कोई बस एक बेंजीन रिंग का ही क्या कहते हैं रेजोनेंस मिल रहा है। तो ये क्या हो, एनायन, ये दोनों एनायन ज़्यादा स्टेबल हैं, ए और बी वाले एनायन ज़्यादा स्टेबल हैं एज कंपेयर सी से। इसीलिए क्या होगा, सी की आपका एसिडिटी लेस हो जाएगी। कभी जल्दीबाजी में इसके सी की एसिडिटी ज़्यादा मत लगा देना कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फंसा पड़ा है, निकल नहीं रहा है। भाई इसमें देखो ना स्टेरा फैक्टर भी तो आ रहा है उसके रीजन, अगर आप हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है। बस हाँ ये थोड़ा लेट निकलेगा इनके दोनों कंपेरिजन में, ठीक है। इसके कंपेरिजन में तो ये हमेशा ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, ए और बी और ये सी। ध्यान दिए रहना ये बातें, ठीक है। नहीं तो जनरली क्या होता है जल्दीबाजी में गलत हो जाता है कि ठीक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है देगा नहीं, अरे देने का मतलब ये नहीं कि बस हाँ ये उसको निकालने के लिए थोड़ा सा जल्दी नहीं निकलेगा, आपको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, बस यही है, ठीक। अब देखो जैसे ये एल्डिहाइड आ गया, अब फिर ऐसे आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, ठीक। ये तो जस्ट अभी क्या कहते हैं, ये ऑर्गेनिक के पढ़ाऊंगा, ऑर्गेनिक के जीओ से जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, उसमें पढ़ाऊंगा, तो वहाँ तो बहुत सारे एग्जांपल दूंगा। अभी क्या है कि यहाँ ये इनऑर्गेनिक की थोड़ा सा लेके चल रहा हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक के कंपाउंड नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, जो बस इसमें हमारे कंसेप्ट को क्लियर करते चले, बस उतने एग्जाम्पल थोड़े बता रहा हूँ। बाकी जब जीओसी का पूरा लेक्चर सीरीज चलेगा उसमें पूरा बता दूंगा, ठीक है। SIR इफेक्ट क्या होता है, SIP इफेक्ट क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट क्या होती है, ठीक है। बहुत सारे इफेक्ट बताऊँगा कि भाई कितने इफेक्ट होते हैं, कम से कम 12-13 इफेक्ट होते हैं, जो जनरली हम 3-4 इफेक्ट पढ़ते हैं, इंडक्टिव, मेसोमेरिक, रेजोनेंस, और भी बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, ठीक है। ऐसे कोई बस आपको क्या है, कोई भी अगर ऐसे स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है तो वो जस्ट नाम दे दिया गया, लोगों ने नाम दे दिया कि भाई ये वाला इफेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब देखो जैसे देखो इसमें आपके पास क्या है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये आपका OH है, ठीक है। और ये आपका ध्यान दो, अब आपसे पूछूं कि बताओ कि इसमें जल्दी हाइड्रोजन कौन दे देगा। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने के लिए ये ऑक्सीजन से शो करेगा, तो देखो अब यहाँ क्या होता है,
कि ये हाइड्रोजन जब तक जल्दी निकल जाता है और इस पर डेल नेगेटिव बनाता है और ये इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। ठीक है, ये इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। तो आप देखो कितने क्या कहते हैं ये बन रहा है रिंग, देखो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग आपका रिंग यहाँ से बन रहा है निकलने के बाद। ठीक है, निकलने के बाद इसीलिए क्या होता है कि देखो हाइड्रोजन निकाल दिया तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये इसको ए मानूं और इसको बी मानूं, ध्यान देना एसिड और एल्डिहाइड केस में जस्ट रिवर्स रहता है। ठीक है, ये बातें हमेशा आप कंपेयर करके रखे रहना। ठीक है, क्या हो गया, हाइड्रोजन निकल गया और इसका देखो, इसका अगर आप इसका हाइड्रोजन ना निकालें, एक काम करते ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन तो आपका ये ऊपर वाला है, ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन देखो ये ऊपर वाला है, तो यहाँ से इसको रहने दो ऐसे, ये निकल जाएगा, ये निकल गया। ठीक है, ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन आपका ऊपर वाला होता है, एसिडिक ग्रुप है ना, वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो यहाँ से क्या हुआ, वही बन गया। तो भाई देखो ये आपका 1 और 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन रही है। ठीक है, 6 मेंबर रिंग बनने के कारण ही एक हाइड्रोजन निकल गया। ठीक है, एक हाइड्रोजन निकल गया। ठीक, तो यहाँ से ये बात ध्यान दिए रहना। इसीलिए क्या होता है कि एक हाइड्रोजन निकल गया मतलब जल्दी ही आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लिया और बनाने चक्कर में वो निकल गया। इसीलिए क्या होता है, एसिडिटी हमेशा आपका ए का ज़्यादा होगा आपके बी से। ये बात हमेशा ध्यान में रख रहना कि भाई किसका ज़्यादा होगा, आपका हमेशा एसिडिटी ज़्यादा होगा आपका ए का बी से। और मान लो फिर यही फिनोल बना दें, अब आप बताओ किसका ज़्यादा होगा। भाई फिनोल में केवल बेंजीन रिंग उस एनायन को स्टेबलाइज कर रही है, लेकिन यहाँ अगर आप फिनोल है अगर एनायन बनाएंगे, इसको देखो इन दोनों को एक्स्ट्रा फैक्टर ये एक स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, तो उन सब का क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा ज़्यादा होगा फिनोल से। ठीक है, ध्यान दे रहना ये सब बातें थोड़ी सी। ठीक, तो अब हम एसिडिक स्ट्रेंथ वाली जो चीज़ें थी ऑर्गेनिक एसिडिक स्ट्रेंथ इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे चेक की जाती है हमेशा, कैसे कैसे आपका होता है। ठीक, अब हम चलते हैं आगे। देखो अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक होता है आपका मैलिक एसिड, आपका सिस फॉर्म होता है। ठीक है, और एक होता है फ्यूमरिक एसिड, ये ट्रांस फॉर्म होता है। इसमें एक बार क्वेश्चन आया था, देखो अगर अब इनको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनानी है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए इसको अगर K1 और ये मैलिक एसिड है, ये M लिखूं रेट, तो अगर ये निकलेगा तो देखो निकलेगा क्या होगा, यहाँ से O नेगेटिव बना दिया और यहाँ से ये डबल बॉन्ड ऐसे और ये O और H। तो अब देखो कितने मेंबर रिंग बन रहा है यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 बन गया। ठीक है, एक हाइड्रोजन निकल गया तभी बना। ठीक है, ये बना, अब 7 बन गया। ठीक, अब क्या होगा कि ये हाइड्रोजन यहाँ हो गया। ठीक, और यही सेम काम, ये मैलिक एसिड है और यही सेम काम देखो इसमें निकालोगे, मान लो इसमें निकाल रहे हैं, तो इसमें निकालने के बाद देखना, अभी आपसे पूछूंगा रेट पूछते हैं। ठीक है, इसका रेट पूछते हैं जनरली। ठीक है, अब इसको जब मैं लिखूंगा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि Ka1, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ M और A1 और फर्स्ट हाइड्रोजन निकाल रहा हूँ और ऐसे लिख दिया फ्यूमरिक एसिड। तो आप बताओ इसका रेट फास्ट होगा, इसका Ka1M वाले का ज़्यादा रेट फास्ट, मतलब रेट कांस्टेंट ज़्यादा होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट वही, या इसका क्या कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा ना। क्यों? क्योंकि ये क्या हो रहा है, डिसोसिएट करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रहा है और इसका क्या हो रहा है, डिसोसिएट करके कोई उतनी बेटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिल रही है। ठीक है, इसीलिए ध्यान दे रहना कि इसीलिए क्या होता है कि इसीलिए आपका अगर मैं लिखूं यहाँ से कि Ka1M इज ग्रेटर देन Ka1F फ्यूमरिक एसिड वाले का। ठीक है, मैलिक एसिड का हमेशा ज़्यादा होगा फ्यूमरिक एसिड का। अब देखो, अब एक दूसरा हाइड्रोजन निकालो, देखो दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से निकालोगे तो निगेटिव बनोगे, तो इसका लिख दो Ka2 और ये मैलिक एसिड है तो M लिख दिया। ठीक है, आपका यहाँ से, अब मैं इसको लिख दूँ यहाँ से, ये आ गया, ये निगेटिव बना। और यहाँ देखो अगर मैं यहाँ से ऐसे लिख दूँ Ka2 फ्यूमरिक है, F लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से देखो दूसरा हाइड्रोजन आप निकालोगे, यहाँ से। तो अब आपसे पूछूंगा बताओ
Ka2F का ज़्यादा होगा या Ka2M का ज़्यादा होगा? आप देखो खुद ही बता दोगे कि यहाँ जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फंसा हुआ है, मतलब जल्दी नहीं निकल पाएगा। इसीलिए क्या होगा, यहाँ से Ka2 फ्यूमरिक एसिड का ज़्यादा होगा Ka2 मैलिक एसिड से। ये बात हमेशा ध्यान दे रहना, ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान देना। जहाँ कहीं भी डाई आया तो अगर सिस फॉर्म में है तो उसका फर्स्ट जो क्या कहते हैं Ka1 होता है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर आपके ट्रांस वाले से। तो ये बात हमेशा ध्यान में दिए रहना कि भाई कैसे आपको चेक करना है कि ठीक। तो ये आता है कभी कभी क्वेश्चन। अब देखो आता है कि आपकी स्टेबिलिटी देखो, ये क्या है कि ये आपका क्लोराल्डिहाइड है, ठीक है। अब ये क्या होता है, अगर आप इसको क्या कहते हैं वाटर में डिजोल्व करते हो, तो ये जब वाटर में डिजोल्व करते हो तो ये ध्यान देना इस फॉर्म में पाया जाता है, ध्यान देना हमेशा हाइड्रेट फॉर्म में पाया जाता है। ये OH और OH, देखो इसी केस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है क्लोरीन के साथ। बता रहा था ना, बोल रहा था, बाद में बताऊंगा। देखो इसी केस में ही क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, बस इसी केस में, ठीक है। तो यहाँ देखो कितने 1 2 3 4 5, यहाँ देखो 1 2, अगर देखा जाए इधर से 4 5 बन रहा है, ठीक है। 5 मेंबर्डिंग ऊपर से बनती है, 5 मेंबर्डिंग इस फॉर्म में पाती है। तो कभी भी आपका जो ये क्लोराल्डिहाइड होता है आपका हमेशा हाइड्रेट फॉर्म में पाया जाता है सोल्यूशन में, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, ये हाइड्रेट फॉर्म में पाया जाता है, ठीक। अगर आप इन्वायरमेंट में इसको रख दोगे तो ये क्या होगा, तुरंत इन्वायरमेंट से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके ये आपका हाइड्रेट फॉर्म में पाया जाता है। तो कभी कभी पूछते हैं कि बताओ कि इस फॉर्म में पाया जाता है या इस फॉर्म में पाया जाता है, तो आप बता सकते हो कि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो हमेशा हाइड्रेट फॉर्म में पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं क्लोरल हाइड्रेट, ठीक है, हाइड्रेट फॉर्म में पाया जाता है, ये रीजन है, ठीक। अब देखो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर खत्म हो गया, हमारा इंट्रामॉलिक्यूलर खत्म हो गया। अब हमें ये डिफ्रेंशिएट करना है कि कब हमें इंटरमॉलिक्यूलर के रिस्पेक्ट में चीज़ें चेक करनी है, कब हमें इंट्रामॉलिक्यूलर के रिस्पेक्ट में चेक करनी है। जनरली क्या होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर इज मोर स्ट्रॉन्ग देन इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर। तो अगर कहीं आपसे सॉल्युबिलिटी पूछे, कहीं आपसे विस्कोसिटी पूछे, कहीं आपसे सरफेस टेंशन पूछे, कहीं आपसे मेल्टिंग पॉइंट पूछे, कहीं आपसे बॉइलिंग पॉइंट पूछे, तो हमेशा आप इन सभी केस में आप इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग काउंट करोगे। क्या जिसका भाई इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है उनका क्या कहते हैं सॉल्युबिलिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। लेकिन कभी अगर आपसे पूछ ले कि वेपर प्रेशर या वोलेटिलिटी, ये कंडीशन, ठीक है, ये पूछ ले, तो इनके केस में आप हमेशा इंट्रा वाले को प्रेफरेंस देना। इंट्रामॉलिक्यूलर का ज़्यादा होगा इंटरमॉलिक्यूलर से, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई वेपर प्रेशर अगर ज़्यादा होगा, मतलब वेपर प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो मतलब वेपर प्रेशर कम होगा, तो मतलब वो इंट्रा को फेवर कर रहा है। तो ऐसे जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले लूँ यहाँ, ठीक है, यहाँ मैं देखो ऐसे दे दिया, ये ले लिया और ये ले लिया, और ये एग्जांपल ले लिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो आप बोलोगे सर ये तो इंटर है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, और ये वाला इंट्रा शो करेगा, तो ये वाला इंट्रा शो करेगा। तो ये वाला तो बॉइलिंग पॉइंट क्या चेक करेगा, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। तो अगर मैं इसको ए मानता हूँ और इसको मैं बी मान लेता हूँ, ठीक है, तो आपका क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट में तो ऑर्डर आपका क्या होगा, आपका बी वाले का ज़्यादा होगा ए वाले से। लेकिन अगर मैं यही वेपर प्रेशर पूछूं, ठीक है, वेपर प्रेशर पूछ लूं, तो वेपर प्रेशर हमेशा इंट्रा वाले का ज़्यादा होगा एज कंपेयर इंटर वाले से, ठीक है। ये बातें ध्यान दिए रहना, ठीक। तो ये आपका कुछ इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर के एग्जांपल्स है, जिनके मतलब एग्जांपल के थ्रू मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाने की कोशिश किया, ठीक है। बाकी आप चेक करते रहना कि भाई ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं कि भाई, इसलिए मैं बोल रहा था कि आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कि कब आपको इंटर फेवर करना है, कब आपको इंट्रा फेवर करना है। तो कभी भी ये सारी चीज़ें आ जाएँ, सॉल्युबिलिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। एसिडिटी कैरेक्टर मैंने आपको दिखाई दिया है किस तरीके से एसिडिटी कैरेक्टर को डिफाइन किया था, सारी चीज़ें, ठीक। मैंने पीछे आपको बताया है कि एसिडिटी कैरेक्टर में आपको चेक करना हो तो
आप कैसे एसिडिटी करेक्टर आपको एसिड के केस में चेक करते हो, कैसे एल्डिहाइड के केस में चेक करते हो। तो ये सब चीज़ें आप हमेशा थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, जिनसे क्या होता है कि कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं और वो छोटे छोटे क्वेश्चन हमसे हो नहीं पाते हैं। ठीक, तो ये सब क्या है कि आपके रैंक को इंक्रीज करेंगे। ठीक, आप उससे मान लो कि आप अगर 200 रैंक पा रहे हो तो आप 150 पा जाओगे। अगर आप 100 पा रहे हो तो आप अगर ये सब चीज़ें थोड़ा सा जानते रहोगे, क्वेश्चन आ गया तो आप उसको 50 तक पहुँचा दोगे। ऐसे ही 50 वाला आपका 30 रैंक पहुँचा सकता है। ठीक, तो ऐसे ऐसे कि आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से आप हमेशा रैंक को अपने आप इंक्रीज करते रहते हो। ठीक है, ये सब कुछ बेसिक चीज़ें थी जिसको आप देखना था। बाकी आई थिंक आप मेरे वीडियो से क्या कहते हैं थोड़ा बहुत समझे होगे क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उसमें आपको बताएंगे कि भाई जो आपके क्या कहते हैं पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बॉन्ड ऑर्डर कैसे चेक किया जाता है। ठीक, कि बहुत सारे एग्जाम में आते हैं कि भाई बॉन्ड ऑर्डर कैसे चेक किया जाता है। ठीक, ओके, आई थिंक अब मेरे वीडियो से आप कुछ सीखोगे ही। ओके, थैंक यू।